गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था पहले वीडियो में कि हमारे पास 7 डे चैलेंज है आप लोग के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जो पहला वीडियो आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो उसमें देखा होगा, और ये जो सेकंड है अभी जिसको आप लोग अटेंड करेंगे, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बचे थे, जितने भी स्ट्रक्चर बचे थे, उसको हम इस वीडियो में टोटल कवर करेंगे। ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और फ़र्क अपने अंदर महसूस करिए। ओके, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों से, बेसिक कंसेप्ट टू हेल्प इम्प्रूव इंग्लिश। बस ये बेसिक है जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने में। स्पीकिंग पावर को बढ़ाएगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग पहले वीडियो अटेंड किए होंगे, तो पहला एडवांस जिसका मतलब है तुरंत, फिर से होता है हाउ कम जिसका मतलब होता है ऐसे कैसे, और डोंट। यहाँ तक जो 3 रूल था उसको हमने कवर किया था। बाकी का बचता है हमारा 4 और 5, और आगे भी है, आगे पैटर्न में उसको देखेंगे। तो पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसमें बाय आस्किंग होम, जिसका मतलब होता है किससे पूछकर। यानी कि अगर आप लोगों को कहीं बोलना है, किससे पूछकर तुम बाहर गए, किससे पूछकर तुम अंदर आए, किससे पूछकर तुमने यह काम किया, किससे पूछकर तुम यह बोले, ये अगर आप लोगों को कहीं बोलना है तो वहाँ पे बाय आस्किंग होम का यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी इसको जानेंगे और उसके बाद जानेंगे दिस वे, जिसका अर्थ होता है ऐसे तो। दिस वे का क्या अर्थ होता है? ऐसे तो अभी हम जानेंगे, सिर्फ अभी हम जानेंगे बाय आस्किंग होम को। ठीक है, ओके। बाय आस्किंग होम जिसका अर्थ होता है किससे पूछकर। किससे पूछकर, यानी कि अगर कहीं पे आता है किससे पूछकर, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? बाय आस्किंग होम का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका उदाहरण। पहला एग्जाम्पल अगर हमारा होता है तो क्या होता है? किससे पूछकर आप आए। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा किससे पूछकर राम गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लिखे हैं किससे पूछकर आप आए, यानी कि कोई बड़ा है जिसको हम बता रहे हैं किससे पूछकर आप आए। फिर से दूसरा हम लिखे हैं किससे पूछकर राम गया। ठीक है, तो 2 सेंटेंस अभी है जिसको हम बाय आस्किंग होम की हेल्प से बनाएंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? बाय आस्किंग होम यू केम। यहाँ तक हमारा क्या बनता है? किससे पूछकर, जिसका अर्थ होता है बाय आस्किंग होम, यहाँ तक। ठीक है, बाय आस्किंग होम का मतलब क्या होगा? किससे पूछकर। और हमारा वाक्य बना है आप आए, तो इसका क्या हो जाएगा? यू केम। आप लोग इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो आप आए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने की रूल क्या होती है? वाक्य के अंत में या ये सब आते हैं तो हम क्या पहचानते हैं, क्या कहते हैं? ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अभी दूसरा हमारा है किससे पूछकर आप राम गया, तो इसको भी बनाएंगे बाय आस्किंग होम की हेल्प से। बाय आस्किंग होम राम वेंट,
ये भी जो हमारा सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो बाय आस्किंग होम यू ईट दिस, किससे पूछकर तुम यह खाए। बाय आस्किंग होम यू स्पीक, किससे पूछकर तुम यह बोले। तो ये क्या था हमारा बाय आस्किंग होम। ठीक है, आगे तो उम्मीद करते हैं कि बाय आस्किंग होम का प्रयोग आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम जानेंगे दिस वे, जिसका अर्थ होता है ऐसे तो, यानी कि दिस वे ऐसे तो, इसका भी यूज हम आप लोग को बताएं। देखिए यहाँ दिस वे, जिसका मतलब होता है ऐसे तो। ऐसे तो, दिस वे जिसका अर्थ होता है ऐसे तो। पहले हम आप लोग को एग्जाम्पल लिख के उसके बाद से बताएंगे क्या हो जाएगा। ऐसे तो मैं कट सकता हूँ। ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, या फिर ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम लिखे हैं ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ। यानी कि अगर कहीं पे कोई ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो वहाँ पे अगर अपने आप को आपको दिखाना है तो वहाँ कैसे कर सकते हैं, अरे ऐसे तो मैं भी कर सकता था यार, तुम हमसे बोले नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे तो हम जा सकते हैं, ऐसे तो हम आ सकते हैं, ऐसे तो हम लिख सकते हैं, ऐसे तो हम पढ़ा सकते हैं। ये सभी सेंटेंस आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा एग्जाम्पल हम लिखे हैं ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, तो इसको बनाएंगे दिस वे की हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, दिस वे आई कैन डू, ऐसे तो मैं कर सकता हूँ। और दूसरा है दिस वे आई कैन स्पीक। पहला है हमारा ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, दिस वे आई कैन डू, यानी कि कैन का यूज़ हम सकता के लिए किए हैं। किसके लिए, सकता के लिए हम कैन का यूज किए हैं। और अब बाकी तो आप लोग को इसमें समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही छोटा है। और ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ, यानी कि दिस वे आई कैन स्पीक। अगर इसी सेंटेंस को आपको पास्ट में बनाना है तो दिस वे आई कुड स्पीक, ऐसे तो मैं बोल सकता था। इसको आप दूसरे के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे राम को ले लीजिए, श्याम को, या फिर आप, तुम, हम, वे, किसी पे भी सेंटेंस को हम विल का यूज, जिसका मतलब होता है विल, जिसका मतलब होता है गागेगी, ये किसके लिए, फ्यूचर के लिए होता है। जैसे कि अगर हमें बोलना है मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, तो इसमें वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, गागेगी आ रहा है, तो वहाँ पे हमें विल का यूज़ करना है। ठीक है, और फिर हम अगला पढ़ेंगे शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। और फिर 18 नंबर पढ़ेंगे गेट कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है हार मानना। और फिर उसके नीचे पढ़ेंगे पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है बहुत ही आसान। फिर पढ़ेंगे इट्स नॉट जोक, मजाक थोड़ी है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे विल का यूज़। ठीक है, यहाँ लिखे हैं गागेगी, मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वाक्य के अंत में आता है गागेगी तो वहाँ पे आप लोगों को विल का यूज़ करना है। यह टेंस भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। और हम दूसरा एग्जांपल लिखे तो क्या हो जाएगा, मैं यह खाऊंगा, मैं यह खाऊंगा। इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, गागेगी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, विल का प्रयोग हम करेंगे। तो हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम विल गो, राम जाएगा। और दूसरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल ईट
दिस, आई विल ईट दिस, मैं यह खाऊंगा। या फिर आप लोग बोल सकते हैं मैं यह पढ़ूंगा, आई विल रीड दिस, मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विल का यूज हो जाएगा। तो विल बहुत ही छोटा सा, इस वजह से इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला हम अपना कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। यानी कि अगर हमें कहीं पे भी बोलना है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, या फिर आपको यह बोलना चाहिए, आपको यह पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग, शुड जिसका मतलब होता है चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल बनाए तो क्या हो जाएगा, राम को खाना खाना चाहिए। दूसरा अगर एग्जाम्पल बनाए तो क्या हो जाएगा, नेहा को भोजन पकाना चाहिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लिखे हैं राम को खाना खाना चाहिए, यानी कि राम को भोजन खाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं नेहा को भोजन पकाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको भी हम बनाएंगे शुड की हेल्प से। यहाँ पे शुड, तो क्या हो जाएगा, राम शुड ईट फूड, ठीक है। राम शुड ईट फूड। और दूसरा है नेहा को भोजन पकाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नेहा शुड कुक फूड। नेहा शुड कुक फूड। तो ये क्या था, हमारा शुड का यूज़ था। अभी हम नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे, बैक करिए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे विल को भी हमने पढ़ा और फिर शुड को भी। अभी हम पढ़ेंगे गेट कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है हार मानना, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी से कह रहे हैं कि वो समय से पहले ही हार मान गया, यानी कि किसी काम में या फिर कहीं पे भी अगर सेंस आता है हार मानना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट कोल्ड फीट का, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम गेट कोल्ड, गोल्ड नहीं कोल्ड, ठीक है, गेट कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है हार मानना। हार मानना। अगर हम एग्जाम्पल इसका बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वह नौकरी से पहले हार मान गया। वह वहाँ जाने से पहले हार गया। पहला एग्जाम्पल हम लिखे हैं वह नौकरी से पहले हार मान गया। फिर दूसरा लिखे हैं वह वहाँ जाने से पहले हार गया। तो इसको बनाएंगे गेट कोल्ड फील्ड की हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, ही गेट कोल्ड फीट बिफोर फॉर जॉब, ठीक है। अभी पहले के लिए क्या बिफोर, और हार मानने के लिए क्या गेट कोल्ड फीट। तो पहला था वो नौकरी से पहले हार
मान गया है, तो क्या हो जाएगा, ही गेट कोल्ड फीट बिफोर जॉब, ठीक है। और दूसरा है वो वहाँ जाने से पहले हार गया, तो क्या हो जाएगा, ही गेट कोल्ड फीट बिफोर गो देयर। ही गेट कोल्ड फीट बिफोर गो देयर, वहाँ जाने से पहले वो क्या गया, हार गया या फिर हार मान गया। तो अभी उम्मीद करते हैं कि गेट कोल्ड फीट का भी यूज़ आप लोग को समझ में आया होगा। यानी कि अगर आप लोग इसका सेंटेंस बहुत भी बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है बहुत ही आसान, ठीक है। पीस ऑफ केक, बहुत आसान। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। लिखे हैं इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। फिर से दूसरा हो जाएगा हमारा पढ़ाना बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश इज पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, यहाँ पे इसमें आप लोग आईएनजी भी लगा देंगे, जिरेंड का काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, पढ़ाना बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग इज पीस ऑफ केक, ऑफ केक। लिखे हैं पहला इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश इज पीस ऑफ केक। और दूसरा लिखे हैं पढ़ाना बहुत आसान है, तो टीचिंग इज पीस ऑफ केक। कुछ भी आप लोग इस पे सेंटेंस बना सकते हैं जो जिसमें अगर बहुत आसान का सेंस आता है तो पीस ऑफ केक, ठीक है। अभी लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें इट्स नॉट जोक, जिसका मतलब होता है मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, इट्स नॉट जोक। मजाक थोड़ी है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा बनेगा कुछ भी, हिंदी पढ़ाना मजाक थोड़ी है, ठीक है। दूसरा लिखे हैं दूसरा लिख सकते हैं हम, लिखना मजाक थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग हिंदी इट्स नॉट जोक।
ठीक है। और दूसरा हो जाएगा राइटिंग इट्स नॉट जोक। पहला है हिंदी पढ़ाना मजाक थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा टीचिंग हिंदी इज नॉट इट्स नॉट जोक। दूसरा लिखना मजाक थोड़ी है, तो राइटिंग इट्स नॉट जोक। कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अभी जो भी बचा है उसको कल दूसरी वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी जो जितना पढ़ाया गया है आप लोग उसको रिवीजन करिएगा और रूटीन में भी रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्पीकिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको रूटीन में रखिएगा। ओके।